हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर साइंस का रहने वाला है वो आपका 10 प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है, ठीक ना। तो सारे बच्चे जो वीडियो पर आए हैं, जुड़े हैं चैनल से, तो उन सभी का स्वागत करते हैं। और एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे और प्रैक्टिस सेट को साथ साथ में लगाए। आपसे बस यही निवेदन रहता है मेरा। चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है? किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है? तो हमेशा याद रखना है कि कीड़े में जो कीड़ों का संख्या है वो बहुत सबसे ज़्यादा अधिक है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है हमारा? इसमें आप बताइए, आप लोग सोचिए। तो इसमें जो है हमारा मृदा का प्रमुख कारण वो है ऑप्शन ए, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। क्या है? रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे चलते हैं। प्रयुक्त आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ मतलब इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधे का तना है, ठीक ना। तो उसका जो ये भाग यहाँ पर आपको ऊपर वाला ये जो भाग है ना, ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि एक अनुप्रस्थ काट है, ए में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपको ए दिखाया गया है, यहाँ पर जो ए दिखा रहा है ये वाला में, तो ये बता रहा है कि ये क्या, ए में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो ए में आपका पाया जाता है फ्लोएम। ए में क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्या होता है फ्लोएम? कोई बताना चाहेंगे? तो देखिए, फ्लोएम होता है आपका फ्लोएम जो होता है ये आपका होता है, यह पादप संवहन उत्तक है। यह क्या है? यह पादप संवहन उत्तक का एक भाग है। ये पादप संवहन उत्तक का एक भाग है। संवहन मतलब कोई भी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए ये क्या जिम्मेदार है, ठीक ना। जो पत्तियों द्वारा बनाए गए स्टार्च या भोजन बोल सकते हैं का संवहन संपूर्ण पौधों में करता है। क्या लिखे? कि जो फ्लोएम होता है, ये जो आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है पेड़ का तना का, उसका जो यहाँ पर ए में क्या पाया जाता है? तो फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम क्या होता है? तो ये पादप संवहन उत्तक का एक भाग होता है जो पत्तियों द्वारा बनाए गए स्टार्च या भोजन को संवहन संपूर्ण पौधों में करता है। मतलब पौधों के और अन्य भागों में भोज्य पदार्थ पहुँचाता है। जो भोजन कौन बनाता है? पत्ती बनाता है, फोटोसिंथेसिस कर कर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आगे चलते हैं। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है। क्यों करती है? ऐसा क्यों होता है? जब आपको डॉक्टर देखे होंगे कि आप इस सुई लगाते हैं आपको, तो उसके बाद एक रुई में थोड़ा सा एक लिक्विड लेकर आपका जहाँ पर सुई लगाते हैं वहाँ पर बोलते हैं कुछ देर के लिए दबाने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक ठंडक महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिट हमारे शरीर से हमारे शरीर में क्या है? ऊष्मा तो है, हीट है, तो उससे क्या करता है? शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो हमारे वो जो पानी लिक्विड होता है वो शरीर की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकरण के कारण पीछे क्या छोड़ के जाता है? ठंडक, कूलनेस। तो इसी कारण से हमको ठंडा लगता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बल का एसआई मात्रक केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है, तो देखिए यहाँ पर बल दिया गया है, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बल का और एक ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है बता दीजिए, वो होता है न्यूटन। वो क्या होता है, न्यूटन। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट बी हो जाएगा। पास्कल तो आपका क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है। हर्ज किसका यूनिट होता है, आवर्त का, आवर्त मतलब फ्रीक्वेंसी का। और जूल किसका होता है, जूल आपका वर्क का या काम का ऐसा यूनिट होता है, ठीक ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है, कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप कितना होती है, तो 51 का नंबर बता दीजिए क्या होती है। 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो गया। अब कोलाइडी कणों के बारे में कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी। तो क्या बोलता है कि कोलाइडी कणों का आकार बिलियनों से बड़ा परंतु सस्पेंशन कणों से छोटा होता है। क्या होता है, नोट याद करिए, जो आपका कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो बिलियनों से बड़ा परंतु सस्पेंशन कणों से क्या होता है, सस्पेंशन कणों से छोटा होता है, ठीक ना। तो कोलाइडी जो है, कोलाइडी कणों का आकार जो है बिलियनों से बड़ा परंतु सस्पेंशन कणों से छोटा होता है। ये भी ज़रूर नोट करिएगा अपने नोटबुक में। और कोलाइडी कण हमेशा बिलियन में तैरते रहते हैं। दूसरा क्या है, आप ये लोग याद कर सकते हो कि जो ये जो कोलाइडी कण होते हैं हमेशा बिलियन में तैरते रहते हैं। हमेशा ये कहाँ तैरते रहते हैं, बिलियन में तैरते रहते हैं। और एक और बात रही है, ये कभी भी तल में नहीं बैठते हैं। और कोलाइडी जो है, कोलाइडी कणों का एक और गुण क्या है, ये कणों का कभी भी तल में नहीं बैठते हैं। ये कभी भी क्या होता है, जो कोलाइडी कण होता है वो कभी भी कोई भी बर्तन है उसके तल पर नहीं बैठता बीकर के, ठीक है। तो आपका ये 3 पॉइंट आपका बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। डैश एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, उसका नाम बताना है। डैश एक झिल्ली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ जैसा पदार्थ है, जेली जैसा, जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। वो क्या होता है, उसका नाम बताना है आपको। तो आपका होता है साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके डैश के आधार पर की गई है। जो अभी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको किस आधार पर सजाया गया था, ठीक है, अरेंज किया गया था, ये पूछ रहा है किस आधार पर इसको सजाया या अरेंज किया गया था। तो आपको बताना है, इसको किया गया था क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ाते हुए, परमाणु मतलब एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी राइट हो गया। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, ये आपको
कमेंट करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आंसर में कमेंट करके हमको बताना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका चर्चा की थी। देखते हैं कितने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं मन से। आगे आते हैं, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब वेग होगा। क्या बोला, एक गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो वेग क्या होगा, वेग हमारा शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर बना के देखें तो आपका ये आपका एक्स एक्सेस, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इधर पर यहाँ पर समय और यहाँ पर आपका विस्थापन, ठीक है ना। तो इसमें जो बोल रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा मतलब किसके समांतर हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर अगर एक रेखा खींच जाए तो ये सरल रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर रेखा। तो ये मान लीजिए ये ए है, ठीक है ना। तो ये समांतर रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सरल रेखा है तब वेग क्या होगा, तो यहाँ पर वेग पूछा है तो वेग आपका शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भी है 0 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। एक्स अक्ष के समांतर होगी तो वेग 0 होगा। क्या हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स अक्ष यहाँ पर है उसके समांतर अगर हमारा चल रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ये देखिए एक दूसरे के क्या हो गया, समानांतर हो गया, समानांतर। तो अगर ऐसा बन जाए ग्राफ तो वो क्या होता है, उसका जो वेग होता है वो शून्य होता है या नहीं भी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है। तो भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। तो देखिए उष्ण मतलब क्या, उष्ण मतलब हीट, मतलब गर्मी, ठीक है ना। जो जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा गर्मी होगा तो वहाँ पर हम क्या कौन सा ऊर्जा पा सकते हैं, सौर ऊर्जा पा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ऊष्मा मतलब हीट ज़्यादा रहता होगा। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है, कारण क्या है कि यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश हमेशा तेज रहता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, हमेशा तेज होता है। तो सूर्य का प्रकाश के कारण यहाँ से हमको कौन सी ऊर्जा मिल सकती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। तो विक्री गंधिता तो कहते हैं, तो विक्री गंधिता को रोकने के लिए तेलीय पदार्थ को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है। अगर कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट में चिप्स का पैकेट या कोई भी खाद्य पदार्थ जो पैकेट में रखा जाता है, तो उसे क्यों रखा जाता है पैकेट में, क्योंकि उसमें वसा और तेल तो रहता है और फैट भी रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, खराब होने लगता है। तो उस खराब होने का मतलब क्या होता है, उसका विकृत गंधिता होने लगता है, मतलब उससे एक दुर्गंध आने लगेगा। इसका मतलब खाना खराब हो गया। अगर तो फूड को क्या करना है, ज़्यादा समय तक आपको प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको किस पैकेट में किस तरह के पैकेट में रखते हैं, तो तेलीय, तो विकृत गंधता को रोकने के लिए तेलीय पदार्थ को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है, ठीक ना।
तो वो जो वस्तु है जो पैकेट में वो जल्दी ख़राब ना हो, उसको बचाने के लिए किस में रखते हैं उसको, नाइट्रोजन गैस से बंद पैकेट में रखते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा याद रखना है नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ क्या देख सकती है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष जो होते हैं वो जिस भी व्यक्ति को जिसकी आंख में प्रॉब्लम हो दूर दृष्टि दोष का, तो वो उसकी आंखें साफ कहाँ कहाँ दे सकती है, दूर की वस्तु को तो देख सकती है, लेकिन 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 क्या, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकती है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकती है, ठीक ना। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है V बराबर IR। तो अगर यहाँ पर R है हमारा क्या, यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर R क्या हमारा प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा, I को इधर भेज देंगे तो V/I। इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिखाएगा, प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध बराबर विभवांतर और डिवाइडेड बाय विद्युत धारा, इस दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक ना। तो ये भी आप हिंदी वाले इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको वोल्ट बराबर करंट, ठीक ना, वोल्टेज बराबर करंट इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो दोनों मैंने बता दिया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, V/I ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्थापित की थी, किसने की थी, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, कार्ल लिनियस ने इसकी खोज की थी, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, मतलब यहाँ पर आपको एयर का जो स्पीड है या वेलोसिटी जो भी बोल सकते हैं वो 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि मतलब क्या, इको, प्रतिध्वनि का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ, इको सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, तो निकाल लेते हैं। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला है V गुना में T डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। तो V तो हमको दिया हुआ है 330 टाइम बाय 2, 80, T क्या हो जाएगा, 80 जो है, तो प्रतिध्वनि सुनने का समय अंतराल जो होता है ये भी याद रखना होगा आपको, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा लेकिन ये फिक्स है कि प्रतिध्वनि सुनने का समय अंतराल कितना होता है, F बराबर, जिसको F से डिनोट करते हैं 1/10 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर F तो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/10 बैठा देंगे तो 10 नीचे सड़क जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म और 2 से इसको काट देंगे, 3 को काटेंगे तो 16.5 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, न्यूनतम दूरी निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना होगा, ये फिक्स वैल्यू है कि प्रतिध्वनि सुनने का समय अंतराल कितना होता है, F बराबर 1/10 होता है, ठीक ना। तो बस ये न्यूनतम दूरी में ये फॉर्मूला रख दिए जो होता है V गुना में T/2, बस हमारा आ गया, तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किस पुनर्स्थापित करते हैं,
जो रासायनिक उर्वरकता के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। क्या बोला कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं? जो रासायनिक उर्वरक की निरंतर उपयोग करने से। कैसा उर्वरक? ध्यान दीजिएगा, रासायनिक मतलब केमिकल उर्वरक। कैसा? केमिकल उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो किसका अम्लीय हो जाएगा? तो मृदा में क्या चीज़ ऐसा मौजूद है जिसको ये ख़राब करता है? तो उसका मृदा का पीएच वैल्यू को ये ख़राब करता है, तब ना एसिडिक हो जाता है। पीएच वैल्यू में कोई हम लोग पीएच स्केल जानते हैं कि यहाँ पर 7 है, आगे अगर 8, 9, 10 इस तरह से बढ़े तो ये क्या हो जाता है? बेसिक मतलब क्षारीय होता है। और इधर अगर हमारा 6, 5, 4, 3, 2 अगर इधर होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? एसिडिक नेचर हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। तो आप मृदा में जब केमिकल फर्टिलाइज़र करते हो तो ये क्या करता है? केमिकल फर्टिलाइज़र जो रासायनिक उर्वरक होता है वो जो सॉयल का जो पीएच का मान होता है उसकी वैल्यू कहाँ घटा देती है? इस तरफ घट जाता है, इस तरफ राइट साइड घट जाता है। तो जिस कारण से लेफ्ट साइड हमारा क्या हो जाता है? जैसे जैसे 7 से नीचे वैल्यू हो जाता है तो सॉयल की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? एसिडिक होते चली जाती है। तो इस तरह से किसको जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम सॉयल में मिलाते हैं इसका मतलब किसका सॉयल में किस चीज़ का नुकसान कर रहा है? तो सॉयल के पीएच को वो घटाता है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो ये सबको याद होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए रक्तचाप, मतलब क्या? ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। समजात अंग है। समजात अंग क्या होता है? पहले समजात अंग क्या होता है वो हमको जानना होगा। तो यहाँ पर आपका डिफिनेशन दिया हुआ है। समजात अंग वो अंग होता है जो समान संरचना का हो लेकिन भिन्न कार्य करते हो, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? सोना भी होता है, चांदी भी होता है, प्लेटियम होता है, मतलब उपयुक्त सभी का उपयोग किया जाता है क्या बनाने में? गहने बनाने में। ठीक है, तो आपका इस तरह से टोटल कितने हो गए? 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पूर्ण हुए, जो आपका प्रीवियस ईयर सेट पे आधारित था। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।